हाँ जी, हम डिविडेंड पॉलिसी पढ़ रहे थे। आज हमने पढ़नी है इसकी थ्योरीज। मैम कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर 10। ओके मैम। हाँ जी, ये कुछ टाइप हैं डिविडेंड के। फर्स्ट है रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। इसमें क्या होएगा, जो डिविडेंड है वो रेगुलर डिविडेंड रेट पे मिलेगा। यानी कि पर्सन्स जो डिविडेंड ले रहे हैं उनको अगर ईयरली बेसिस पे कहा गया है तो उनके डिविडेंड ईयरली हर ईयर उनको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें से कोई रिटेन नहीं किया जाएगा। रेगुलर है ना, रेगुलर मीन्स रेगुलरली मिलेगा। Stable dividends means consistency or lack of variability in the stream of dividend payment. It means payment of certain minimum amount of dividend regularly. इसमें कह रहे हैं कि एक स्टेबिलिटी रख देंगे। एक स्टेबिलिटी रख देंगे, एक मिनिमम पॉइंट रख देंगे और उस मिनिमम पॉइंट के हिसाब से ही डिविडेंड दिया जाए। स्टेबल डिविडेंड इट मीन्स एक मिनिमम पॉइंट रख दिया। ज्ञान मान लो आपने 2% रख दिया कि 2% डिविडेंड दिया ही जाएगा, तो 2% जो डिविडेंड है दैट इज स्टेबल। मैम आपकी वॉइस इरेगुलर ब्रेक हो डिविडेंड। रही है। हाँ जी। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, क्लियर नहीं है। एक मिनट। और मैम मैम स्क्रीन भी नहीं शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही। यस मैम, नहीं हो रही। नाउ स्क्रीन नो विजिबल। मैम। नो मैम। बेटा मेरी तरफ से यस तो हो रही है। मैम, विजिबल है। विजिबल है। आप दोबारा मैम लॉग ऑन मुझे। करके लॉग इन करो। ओके मैम। मैं ऑडिबल हूँ, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी में क्या होएगा, ड्यू टू अनसर्टेन अर्निंग ऑफ अ कंपनी, ड्यू टू लैक ऑफ, किस वजह से होती है, मतलब इरेगुलर क्यों हो जाती है पेमेंट डिविडेंड की, कि डिविडेंड की पेमेंट टाइमली और हर ईयरली या जो भी टाइम डिसाइड होता है उस बेसिस पे क्यों नहीं मिल पाती है। अनसर्टेन अर्निंग्स हो जाती है, यानी कि कभी कभी प्रॉफिट जो है वो जितना सोचा होता है उतना नहीं हो पाता है, तो डिविडेंड देने में मुश्किल आ जाती है। लिक्विड लिक्विड नहीं होते, लिक्विड रिसोर्सेज नहीं होते हमारे पास, यानी कि कैश फॉर्म में हमारे पास नहीं होते डिविडेंड देने के लिए। कंपनी कभी कभी अफ्रेड करती है कि अगर हम रेगुलर डिविडेंड देंगे तो हम अपने रिटेन कैसे कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइम अगर हम रिटेन के लिए बोलेंगे तो डिविडेंड जो होल्डर्स हैं वो तो मानेंगे ही नहीं। इसीलिए वो क्या करती है, कुछ टाइम के लिए रिटेन भी करना चाहती है, तो उसको अफ्रेड होता है कि अगर मैंने रेगुलर दे दिया तो इरेगुलर के लिए कभी मानेंगे ही नहीं शेयर होल्डर। देन ड्यू टू अनसक्सेसफुल बिजनेस, कभी कभी लॉस हो जाते हैं, लॉस की वजह से फिर डिविडेंड जो है वो नहीं दे पाते। देन नो डिविडेंड पॉलिसी। नो डिविडेंड पॉलिसी क्या दिखा रही है हमें, अंडर दिस पॉलिसी कंपनी पे नो डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर। The reason for following this type of policy is that company retain the profit and invest in the growth of the business. Company which have ample growth opportunity follow this type of policy, and shareholders who are looking for growth invest in these type of companies because there is penalty of scope in capital appreciation in these stocks. नो डिविडेंड पॉलिसी क्या हो गई, नो डिविडेंड पॉलिसी कहाँ की जाएगी, उन कंपनीज में जहां पे शेयर होल्डर को उम्मीद है कि इनकी कंपनी ने ग्रो ही करना है अब।
ठीक है, इट मीन्स ये ग्रोइंग कंपनी, ये आगे जाके ग्रो ही करने वाली। तो उस कंपनी में क्या करती है कंपनी, उस कंपनी में शेयर होल्डर इन्वेस्ट करते हैं, और वो नो डिविडेंड पॉलिसी पे इन्वेस्ट करते हैं। इट मीन्स जो भी प्रॉफिट होता रहेगा ईयरली, वो कंपनी अपने पास ही रिटेन करके रखती रहेगी, वो शेयर होल्डर को नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि पॉलिसी का फॉर्मेट क्या है, नो डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड नहीं ले, वो डिविडेंड नहीं लेंगे, वो अपनी शेयर की वैल्यू ही इंक्रीज करवा लेंगे जो शेयर होल्डर है। तो अगर कंपनी की ग्रोथ होएगी तो इन शॉर्ट शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, और शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, इन शॉर्ट शेयर होल्डर को फायदा होगा। देन रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी, रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी क्या है? ये कंपनी के द्वारा यूज की जाती है, फाइनेंस न्यू प्रोजेक्ट्स थ्रू इक्विटी विच इज internally generated. In this policy, the dividend payment are made from the equity that remain after all the project capital needs are met. This equity is also known as residual equity. रेजिडुअल इक्विटी यानी कि जो इक्विटी पे हमें प्रॉफिट होने वाला है, उसी प्रॉफिट में से सभी को डिविडेंड पे कर देना। ठीक है, या जो भी डिविडेंड देना है, इक्विटी वालों को अभी रोक के प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देना, वो किससे दिया जाता है? वो रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी से दिया जाता है। यानी कि इक्विटी वालों को ये बोला जाता है कि अगर हमें बाय चांस कम प्रॉफिट होता है, तो इक्विटी वालों को जो डिविडेंड है वो नहीं मिलेगा, या बाद में मिलेगा। देन हमारी थ्योरीज आ गई। डिविडेंड थ्योरीज क्या है हमारी? सबसे पहले आएगी रिलीवेंट थ्योरीज, देन इनरिलीवेंट थ्योरीज। रिलीवेंट थ्योरीज क्या कहते हैं? विच कंसीडर डिविडेंड डिसीजन टू बी रिलीवेंट एज अ इफेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ द फर्म। यानी कि फर्म के बेसिस पे ये जो डिसीजन है, ये जो थ्योरीज है, हम मोस्टली लेते हैं। ठीक है, यानी कि कंपनी में रिलीवेंट करते हैं। राइट नाउ जो मॉडर्न डिसीजंस है वो इनके बेसिस पे लिए जाते हैं, ये रेलिवेंट है कंपनी के अकॉर्डिंग राइट नाउ। ठीक है, और इररिलेवेंट यानी कि वो डिविडेंड जो इररेलेवेंट है, नो इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म, फर्म की वैल्यू पे इफेक्ट नहीं डाल रहे। यानी कि फर्म को इनसे कोई ग्रोथ या कोई, फर्म को इनसे वैल्यू नहीं मिल रही है। जबकि रिलीवेंट थ्योरी से फर्म को वैल्यू मिलेगी, कंपनी को एक वैल्यू मिलेगी, कंपनी की वैल्यू जनरेट होगी। ठीक है, इसलिए उसको रिलीवेंट बोला है और इसको इररिलेवेंट बोला है। रिलीवेंट में दो, हाँ जी, हाँ जी, क्या बोल रहे हो बेटा? कोई कुछ पूछ रहा है? नो मैम। ओके, हाँ जी, रेलिवेंट में दो तरह की थ्योरी आती है, वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल। ठीक है, इररेलीवेंट में मिलर का मॉडल आता है, जो हमने पीछे भी पढ़ा है, और ट्रेडिशनल अप्रोच आती है। हाँ जी, फर्स्ट मॉडल है वॉल्टर मॉडल। तो ये दिया हुआ है प्रोफेसर जेम्स ई वॉल्टर ने। वो क्या कह रहे हैं? द चूज ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑलमोस्ट अवे इफ ऑलवेज इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, जो भी हम डिविडेंड की पॉलिसी चूज करते हैं, वो फर्म की वैल्यू पे इफेक्ट डालता है, यानी कि गुडविल पे इफेक्ट डालता है। अकॉर्डिंग टू हिम द डिविडेंड पेमेंट वॉज हैज डिफाइंड इम्पैक्ट ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी, एंड hence the total value of the firm will be influenced by the dividend payment। वो बोल रहे हैं डिविडेंड पेमेंट से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किससे पड़ता है? मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। देखो, अगर हम डिविडेंड देते हैं, अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करते हैं, तो उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा हमारे लिए, उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, वो आगे दो लोगों को बताएंगे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए।
तो जिससे वो भी हमारी कंपनी के शेयर खरीदना चाहेंगे। जब वो भी हमारी कंपनी के शेयर खरीदना चाहेंगे तो हमारी कंपनी की वैल्यू क्या होगी, इनडायरेक्टली इंक्रीज होगी। तो जो डिविडेंड पे करना होता है उससे मेन उसका मोटिव क्या होता है कि अपनी कंपनी की वैल्यू जनरेट करना, अपनी कंपनी की अपनी मार्केट शेयर की वैल्यू जनरेट। इन दिस व्यू द इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन आर इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन आर इंटर रिलेटेड। इस केस में वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी तभी किया जाता है और डिविडेंड डिसीजन भी तभी किया जाता है, ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं। देन वॉल्टर का बेस क्या है मॉडल का, किसके बीच में ये रिलेशनशिप बताता है। ये एक तो रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रहे हैं हम, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कि हमारे पास कितनी कैपिटल है और उसका हम कितना परसेंट रिटर्न में उनको दे रहे हैं। ठीक है। हिज मॉडल हाईलाइट द रिलेशनशिप बिटवीन internal rate of return and cost of capital of the dividend policy, therefore the wealth of the shareholder। ठीक है, ये जो कि हमें क्या दिखा जो कि है क्या इन शॉर्ट, रेट ऑफ रिटर्न उस कैपिटल पे ही मिलना है, शेयर पे ही मिलना है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या है हमारी जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो दोनों किसके हैं, शेयर होल्डर के। इन शॉर्ट ये शेयर होल्डर की वेल्थ दिखाता है। इसमें कुछ एजम्पशंस हैं, एजम्पशंस लेके चलनी है। एजम्पशंस क्या होती बेटा, एजम्पशंस हमेशा याद रखनी है। ठीक है, किस मॉडल की कौन सी एजम्पशन है, आप सारी नहीं रखते हो, एटलीस्ट दो तीन रखो। एजम्पशंस लिखना जरूरी होता है, तभी मॉडल की वैल्यू है। ठीक है। द फर्म डज नॉट यूज डेट और फाइनेंस इक्विटी, इक्विटी फाइनेंस। द फर्म यूज ओनली इंटरनल फाइनेंस, जो फर्म है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फाइनेंस यूज कर रही है, बाहर से कुछ भी नहीं ले रही है, ना डेट ना इक्विटी। द फर्म हैज कांस्टेंट रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो उनकी रिटर्न है और जो कैपिटल है वो कांस्टेंट है, यानी कि हर साल इक्वल प्रॉफिट ही आ रहा है। 100% पे आउट है, मतलब कि डिविडेंड पे होना ही होना है 100%। द फर्म हैज कांस्टेंट ईपीएस एंड डिविडेंड, ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, ये भी कांस्टेंट है, और जो डिविडेंड देना है वो भी कांस्टेंट है। फर्म हैज वेरी लॉन्ग लाइफ, फर्म की जो लाइफ है वो हम क्या मान के चलते हैं कि ये लॉन्ग टर्म है ना कि शॉर्ट टर्म। हाँ जी, तो ये फॉर्मूला आ गया कैसे निकालना है। मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर, डी इज डिविडेंड पर शेयर, आर इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न, के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, इक्विटी लिखो या कैपिटल लिखो जो भी दिया होगा। ठीक है, ई माइनस डी यानी कि अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर दोनों पर शेयर जो है वो आपस में माइनस हो, और नीचे फिर से इक्विटी आएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। देन हमारा सेकंड रोल आ गया, सेकंड मॉडल आ गया। सेकंड मॉडल क्या है, गोल्डन मॉडल, जिसको हम बोलते हैं बर्ड इन द हैंड मॉडल। ठीक है, इसका सेकंड नेम क्या है, बर्ड इन द हैंड। दिस थ्योरी सेज दैट इन्वेस्टर गिव प्रेफरेंस टू करंट इनकम एंड डिविडेंड देन टू फ्यूचर कैपिटल एप्रिसिएशन। Gaussian model somewhat similar to the Walter model and provide that dividend payment is relevant in determining the value of share and value of the firm। ठीक है, हमने पढ़ा है कि ये रिलीवेंट मॉडल है दोनों के दोनों। तो ये किस पे बेस है, वैल्यू ऑफ फर्म पे बेस है, कि फर्म की वैल्यू इंक्रीज करनी है और फर्म की वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है। अब इसमें assumptions क्या है, इसमें सारी की सारी जो डाटा है वो इक्विटी का है, यानी कि जो भी काइंड ऑफ शेयर्स हमने इंक्रीज करने हैं वो इक्विटी में ही करने हैं, ना प्रेफरेंस ना डिविडेंड। एक्सटर्नल फाइनेंस कोई भी नहीं आ रहा, यानी कि कोई लोन नहीं लिया जा रहा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिटर्न जो है वो कांस्टेंट है, टैक्स नहीं है कोई भी, रिलेशनशिप जो है वो भी कांस्टेंट है, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो ग्रेटर देन है ग्रोथ रेट से, यानी कि कैपिटल ज्यादा बढ़ता है ग्रोथ रेट से।
बर्ड इन द हैंड, इसका क्या मीनिंग हुआ? द बर्ड इन द हैंड आर्ग्यूमेंट बिकॉज इट इन बेस्ड ऑन द proverb that a verb in hand is better than two in the bushes. इसका क्या मतलब है? ये प्रोवर्ब है, मतलब निकालना है इसका, ढूंढना क्या है? मिला किसी को? क्या मैम? ये प्रोवर्ब द बर्ड इन हैंड इज बेटर देन। मैम बुक में तो नहीं है। हाँ जी, इसका मीनिंग होता है द, जिन्होंने इस मतलब गूजन के गॉर्डन के मॉडल को इन्होंने द बर्ड इन हैंड क्यों कहा है? ये कह रहे हैं कि गोल्डन मॉडल ये कहता है कि जो आपके पास है, ठीक है, यानी कि बेटर टू अप्रिशिएट व्हाट यू हैव, व्हाट यू ऑलरेडी हैव उसको ही अप्रिशिएट करो, उसको ही देखो, उस पर ध्यान दो, रेदर देन की नया रिस्क लो कोई। ठीक है, इसलिए इस वर्ब को यूज करके इन्होंने इसका सेकंड नेम बनाया है द बर्ड इन द हैंड। मैम चैप्टर कौन सा ये? चैप्टर बेटा 10 है, ओके। डिविडेंड ओके। डिसीजन। हमने पहले फाइनेंस डिसीजन किया, फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन किया, देन डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, अब इसका ये इसका फॉर्मूला है, प्राइस ऑफ शेयर निकालना है, अर्निंग पर शेयर, वाइन वन माइनस बी, बी यानी कि बीपी रेशियो, परसेंटेज ऑफ अर्निंग जो दी होगी हमें, के ई या कैपिटलाइज रेट, बी आर इज द ग्रोथ रेट, द रेट ऑफ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट ऑफ एन ऑल, सभी इन्वेस्टमेंट का जो रेट ऑफ रिटर्न है उसको ऐड करके बी आर। ठीक है, के ई कैपिटल। अब हमारे पास इनरिलीवेंट थ्योरीज आ गई। इररिलेवेंट थ्योरीज क्या है कि इट मींस इसमें हम फर्म की वैल्यू पर बेस नहीं है, कि इससे ये नहीं बता रही कि इससे फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो मिलर की थ्योरी आ गई, एमएम अप्रोच जो हमने पीछे भी पढ़ी थी। ये क्या बोल रही है? डिविडेंड पॉलिसी हैज नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म और शेयर होल्डर वैल्यू। ठीक है, पीछे हमने दो पॉलिसीज पढ़ी, दोनों में क्या बोला जा रहा है कि ये इफेक्ट डालती है हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर, लेकिन अब जो है वो इररिलेवेंट थ्योरी है, और ये हमें क्या बोल रही है कि जो डिविडेंड पॉलिसीज है हमारी, उसका कोई भी इफेक्ट फर्म की वैल्यू पे नहीं पड़ता। ठीक है, एमएम अप्रोच द वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड solely on its earning power and is not influenced by the split of earning into dividend and retaining। वो बोल रही है जो वैल्यू ऑफ द फर्म है, वो जो बेस है उसका बेस क्या है? अर्निंग पावर, यानी कि कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना अर्न कर रही है। फर्म की वैल्यू उस पर निर्भर करती है, ना कि जितना हम उनको दे रहे हैं या जितना हम अपने पास संभाल के रख रहे हैं उस पर। ठीक है, हम अर्निंग को स्प्लिट कर रहे हैं मतलब बांट रहे हैं, उस पर नहीं डिपेंड करता, बल्कि कितनी अर्निंग हो रही है उस पर डिपेंड करता है। दिस थ्योरी सेज दैट एमवी ऑफ द शेयर यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर
इंक्रीज इन शॉर्ट रन एज ए रिजल्ट ऑफ डिविडेंड पेमेंट। वो बोल रहे हैं कि मार्केट वैल्यू चलो बढ़ भी जाए, मान लो आपकी फर्म की वैल्यू बढ़ भी जाए, लेकिन वो क्या होगी, वो शॉर्ट टर्म होगी, वो लॉन्ग टर्म नहीं होगी। बट एज a result of dividend payment, the company is forced to raise additional fund to meet new projects. If the fund rise through debenture and debt, the financial association with equity shares increases, which will increase the cost of equity. This will lead to decline in the market value of equity shares, and the value of the firm remain constant after and before the dividend payment. Perfect capital market इन्वेस्टर आर रेशनल, ये इसकी assumptions दे रही है कुछ कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट होगी, इन्वेस्टर जो है वो रैशनल है, यानी कि वो डिसीजन अपना खुद ले सकते हैं, टैक्स नहीं है कोई भी, फिक्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, कोई रिस्क नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं। इसका फॉर्मूला क्या आ गया, पीओ यानी कि प्रिविलेजिंग मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो वाला मार्केट प्राइस, डी1 यानी कि डिविडेंड रिसीव एट द एंड ऑफ द वन, के ई का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, पी वन का मतलब शेयर, जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है उसका वो, डिविडेंड प्राइस, डिविडेंड रिसीव एट द एंड और मार्केट प्राइस दोनों को प्लस करना है। हाँ जी, देन रेजिडुअल आ गया। रेजिडुअल अप्रोच क्या बोल रही है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डिविडेंड डिसीजन हैज नो इम्पैक्ट ऑन द wealth of the shareholders और द एमवी ऑफ द शेयर। ये भी सेम ही है रेजिडुअल अप्रोच, यानी कि रेजिडुअल अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है, नेम इन्होंने लिख दिया रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच ही है। इसमें भी क्या बोल रहे हैं कि शेयर्स जो है वो कंपनी की फर्म की वैल्यू को, मार्केट वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये भी इररिलेवेंट थ्योरी है तो ये भी यही बोलेगी। This theory regards dividend decision merely a part of finance decision because, अब ये क्या बोल रही है, जो डिविडेंड डिसीजन है वो फाइनेंस डिसीजन का पार्ट है। क्यों, क्योंकि द फर्म रिक्वायर्ड फाइनेंस फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट दे विल रिटेन, इफ नॉट रिक्वायर्ड द विल डिस्ट्रीब्यूट इट एज डिविडेंड, देन द डिविडेंड इज पे और रिटेन में टेकन एज ए रेजिडुअल डिसीजन। वो बोल रहे हैं कि जब भी हम डिविडेंड लेते हैं या जब भी हमें प्रॉफिट होता है तो हम उसको यूज कहाँ करते हैं, उसको यूज हम वो हमारी एज ए इन्वेस्टमेंट यूज होता है ना, तो हम किसी न्यू इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं उस मनी को, ठीक है, और फिर अगर हमें बच जाती है अमाउंट कुछ तो हम उसको क्या कर देते हैं, एज ए डिविडेंड पे कर देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो वो ये बोल रहे कि ये किसका पार्ट होना चाहिए था, ये डिविडेंड का पार्ट, ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट होना चाहिए था, क्योंकि हम न्यू इन्वेस्टमेंट पे ही लगा रहे हैं। But it is not the possible the profitable investment opportunity. The investor prefers to receive dividend. Therefore, a firm should have a profitable investment opportunity. They will retain it or otherwise distribute as dividend. ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि वो इसको क्या करेंगे, या तो वो प्रॉफिट को रख ले इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए या फिर उसको एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अब ये फैक्टर्स आ गए कुछ। हाँ जी, आपको पॉलिसीज क्लियर है। रिलीवेंट पॉलिसी क्या कहती है हमारी, रिलीवेंट पॉलिसी किस पे बेस है, हाँ जी, रिलीवेंट पॉलिसी में उन्होंने क्या कहा था
क्या होना चाहिए? हाँ जी, कहाँ गए सब? फैक्टर डिटरमाइनिंग डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म। अब फैक्टर्स जो है, जो डिविडेंड पॉलिसी, फर्म की डिविडेंड पॉलिसी को इफेक्ट करते हैं, वो कौन से हैं? फ्यूचर ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। फ्यूचर ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स क्या है कि कंपनी की जितनी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कैसे होनी है। अगर वो सारा डिविडेंड दे देंगी तो उनकी रिक्वायरमेंट्स तो रह जाएंगी, उनकी ग्रोथ कैसे होगी कंपनी की? तो उनको इसके अगेंस्ट कुछ कॉन्टीजेंसीज रखनी पड़ती है बिजनेस में, यानी कि कुछ रिटेन अर्निंग रखनी पड़ती है। देन बिजनेस साइकिल ड्यूरिंग द बूम पीरियड क्रिएट गुड रिजर्व, ठीक है। अब डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड तो हर महीने देना पड़ेगा, लेकिन बिजनेस साइकिल जो है एक बार डिक्लाइनिंग स्टेज पे भी जाता है, इंक्रीजिंग स्टेज पे भी जाता है, ठीक है। बूम के पीरियड में तो अच्छा रिजर्व मिल जाता है, लेकिन डिक्लाइनिंग पे लॉस भी आता है, तो वो भी रिटेन करके उसके लिए भी हमें थोड़ी रिटेन जरूरी है अमाउंट। एज ऑफ कॉर्पोरेशन, अगर तो ओल्ड कॉर्पोरेशन है तो वो अर्निंग अच्छी कर लेगी, ठीक है, उनका क्लियर कट विजन होंगे, उसकी पॉलिसीज डिफाइन होंगी ऑलरेडी। बट जो न्यू है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होएगा। टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, अगर तो स्टेबल अर्निंग हो रही है इंडस्ट्री को, ठीक है, इंडस्ट्री ऐसी तरह की जिसको स्टेबल अर्निंग है, तो उसका डिविडेंड अच्छा रहेगा उसके फ्लो का। लेकिन वही अगर फ्लेक्सिबल है तो थोड़ा डिविडेंड में भी इशू आएंगे। टाइप्स एंड डिजायर ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स पे भी डिपेंड करता है। अगर तो रिडीमेबल शेयर होल्डर है, इनरिडीमेबल है, ठीक है। रिडीमेबल है तो उनके रिडीम करने ही पड़ेंगे, ठीक है। कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, या कोई ऐसे शेयर होल्डर है जिन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी ली हुई है कि हमें तो डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा हर साल, तो उनको भी हमें देना ही पड़ेगा डिविडेंड। हाँ जी, चैप्टर क्लियर है। आपका डिविडेंड पॉलिसी का चैप्टर कंप्लीट होता हुआ आज। ये पॉलिसीज हमने सारी पढ़ ली है। कल आपका टेस्ट रहेगा। मैम। यस। मैम आप बुक में से ही करवा दिया करो। बेटा बुक में ना लेंथ ही दिया होता है बहुत, इतना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो अभी यही देख लो, एजम्पशन देख लो। एजम्पशन की एक एजम्पशन है जिसमें सिर्फ मेन मीनिंग क्या है? फ्लोटिंग कॉस्ट, फ्लोटिंग कॉस्ट डू नॉट एग्जिस्ट, सिर्फ ये है इसका मेन पॉइंट। और आपको दिया क्या है? 2 लाइनों में दिया हुआ है। अगर हम यहाँ से करते हैं तो हमें चैप्टर पढ़ने में ही 2 से 3 दिन लग जाएंगे रीड करते करते। ओके मैम। मैम बट कुछ ना टॉपिक्स इसमें होते नहीं है जो आप करवाते हो। हाँ जी, तो फिर वो आप टॉपिक मेरे को भेजो, हम वो टॉपिक अलग अलग से डिस्कस कर लेंगे सारे। मैम इसमें ही आप देख लो, ये जो फैक्टर्स है ना, ये थोड़े से डिफरेंट दिए हुए हैं जो भी आपने करवाए हैं। क्या दिए हुए हैं? फैक्टर्स मैम। हाँ जी, मैम ये वो देख लो, डिफरेंट हैं जो भी एग्जाम्पल्स दी हुई अभी। हैं मॉडल्स की, जो हमने मॉडल्स पढ़े हैं। मैम एम एल वन सिक्सटी वही है, फोर मिल, मिल, मिलर वाला मॉडल है ये। मैम 164 पेज पे मैम फैक्टर्स दिए हुए हैं। 164, वेट,
हाँ जी, ये तो हमने कल की है, यहीं से किया ये तो। मैम हमारे पास बुक्स ही कल शाम को आई है ना। नहीं, कल मैंने यहीं पे पीपीटी शो करके आपको ये करवाए तो हैं कल ऑब्जेक्टिव, और ये भी कल करवाए तो हैं, मैम ये कल भी तो मैम करवाए हैं क्लास नहीं लगी। क्लास में। कल मैम क्लास तो लगी नहीं थी, परसों करवाया होगा शायद। नहीं नहीं, कल लगी है क्लास, लेट, थोड़ा लेट हो गया था बट क्लास तो लगी है कल। आप रिकॉर्डिंग चेक कर लेना बेटा, मे बी आपने ओके नहीं मैम। लगाई। हाँ जी मैम मैम, वो मैंने तो आपने नाइन बोला था थर्टी कि तक लीव तो कर वेट किया, दो फिर आपने क्लास। कहा कि लीव कर दो, फिर लीव कर दिया था मैम मैंने। हाँ, फिर मैंने नेक्स्ट दोबारा भेजा था ज्वाइन करने के लिए, तो कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया था तो हमने पढ़ाई की थी कल। कल ये हमारा कंप्लीट हुआ था, कल हमने ये पढ़ा था सारा, या ये ओके। हमने कर लिया था, मतलब हमने वहां तक कर लिया था जहाँ से आज शुरू किया। टाइप रह गए थे और मॉडल्स रह गए थे। ओके मैम। हाँ जी, आप रिकॉर्डिंग देख लेना प्रीवियस सेशन में जाके, अपने कल की रिकॉर्डिंग ठीक देख है। लेना, आपको मिल जाएगी। ठीक है मैम। ओके। ठीक है, ओके, कल आपका टेस्ट है, बी प्रिपेयर्ड। ओके मैम। टेस्ट के बीच में मेरे से कोई पूछेगा नहीं, टेस्ट आपको डाल दिया जाएगा, आपने टेस्ट कंप्लीट करके विद इन द आवर सबमिट करवाने। क्लियर है? ओके मैम। आपके इसी टाइम पीरियड में रखा है टेस्ट, तो प्लीज करना जरूर सारे के साथ। और अभी सारे अपनी अटेंडेंस मैसेज में डालो, फटाफट चैट बॉक्स में डाल दो। मैम प्लीज 9:15 पे स्टार्ट करना टेस्ट। मैं 15 पे ज्वाइन टेस्ट मैं करूंगी। आपको 9 पे भेज दूंगी, 9 या 9:10 तक आप उसको करके सबमिट करवा देना अपने। मतलब आपके पास लास्ट टाइमिंग है 10 बजे से पहले पहले आपने उसको कंप्लीट करके सबमिट करवाना। ज्यादा लेंथी टेस्ट नहीं होएगा, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होएगा, या फिर 1 to 2 लाइन्स, बस इतना ही डिस्क्राइब ओके मैम करना। वही मैम। सेम 2 चैप्टर्स, बस 2 चैप्टर्स का। हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट चैप्टर मोस्टली प्रेफरेबल है मेरे हिसाब से, बट आप देखो आपने पहले 2 चैप्टर देने हैं या 1 चैप्टर देना, मैम दो तभी ही ठीक मैम बताओ। है। बुक्स ही कल मिली है। मैम बुक्स ही कल मिली है हमें तो। ओके, फिर 1 चैप्टर करते हैं, चैप्टर 1 हाँ आपका जी होएगा, मैम। आप 1 चैप्टर प्रिपेयर करके रखना, ठीक है? ओके मैम। ओके, अटेंडेंस डाल दो चैट बॉक्स में फटाफट सारे। मैम कर दी, अब लीव कर दें? हाँ जी, जिन्होंने कर दिया वो लीव कर सकते हैं। ओके मैम।